नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 1 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और कायदे से आज आपको साफ तौर पे बताऊं तो कोई जंग की, किसी के मरने की या फिर किसी की मौत की खबर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और उस साल के पहले दिन का पहला वीडियो। मैं चाहता हूं कि जंग की खबरें तो आज आपको बताऊं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से समझाऊं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे कि इस समय सऊदी अरब और यूएई के बीच जो झड़प हुई है और इस झड़प के पीछे कौन सी बड़ी वजह है और इसमें यमन के हुतीज ने कौन सा बड़ा ऐलान किया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चाइना ने भारत और पाकिस्तान की जंग को लेके एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद भारत ने टैरिफ ठोक दिया है चाइना के ऊपर और इस टैरिफ से चाइना को कितना नुकसान होगा, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एस जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं इस समय बांग्लादेश के दौरे पे और इस दौरे की वजह से बांग्लादेश से क्या हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे या फिर इस समय जो सिचुएशन है इसके बावजूद भी बांग्लादेश जाना सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में हम आपको इजराइल की भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताएंगे और ईरान के अंदर तख्ता पलट क्यों होने वाला है इसको भी हम कवर करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर होगी वार के पर्पज से आप मत देखिएगा, क्योंकि साल का पहला दिन है, लेकिन डिप्लोमेटिक पर्पज से आज की खबरें बहुत ज़्यादा अहम होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप तमाम दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि जो नया साल है आप लोगों के लिए मंगलमय हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी नए साल पे कोई कसम खाइए कि अपनी कोई बुरी ऐप छोड़ूंगा, कोई अच्छी चीज पकड़ूंगा। अगर आप लोग अपने धर्म के हिसाब से नमाज नहीं पढ़ते, पूजा नहीं करते, तो जाएं उस मैदान में, पूजा करें, नमाज पढ़ें। कोई बुरी आदत हो, अगर आप तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते, तो आप छोड़िए उसको, कसम खा के, ऊपर वाले को गवाह बना के कसम खा के छोड़िएगा। यही नए साल का अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे यही आप दें कि अपनी बुरी आदत को छोड़ें और किसी अच्छी आदत को पकड़ें। खैर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नई खबर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है, इसको आपने अलग अलग चैनल पे सुना भी होगा कि सऊदी अरब और दुबई के बीच एक जंग जैसी स्थिति बनी है। सऊदी अरब ने हमला भी किया दुबई के एक जहाज के ऊपर, उस जहाज को खत्म कर दिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी सौंप दिया। तो इस पूरी कहानी को आपको डिटेल में समझाता हूं कि आखिर सऊदी और दुबई दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, दोनों ऊपर वाले को मानते हैं, दोनों एक तरह से भाई भाई हैं। इसके बावजूद भी दोनों के बीच ये जंग क्यों है? तो आपके सामने एक नक्शा दिख रहा होगा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ सऊदी है, एक तरफ दुबई है, बीच में यमन है। और इस यमन में अब अलग ही कहानी चलती है। यमन के भी दो हिस्से हैं। पहला तो यमन की ऑफिशियल सरकार का है और दूसरा हुतीज के कंट्रोल में है। और यमन की ऑफिशियल सरकार ने क्या किया कि उसने सऊदी अरब और दुबई से मदद मांगी और कहा कि हुतीज को भगाया जाए। अब ये बात यमन के ऑफिशियल सरकार ने जब बोली, तब वहां पे अलग अलग ग्रुप खड़े हुए। एक का नाम पीएलसी और एक का नाम एसटीसी। ये दोनों ग्रुप खड़े हुए। एसटीसी और पीएलसी का काम क्या था कि ये हुतीज से लड़ते, उनको मारते, उनको खत्म करते। यानी हुतीज के कंट्रोल से जो यमन था उसको आजाद करवाने के लिए ये दोनों गैंग हथियार उठाते हैं। अब इसमें से जो एसटीसी था, इसको यूएई यानी दुबई ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इधर जो पीएलसी था इसको सऊदी अरब ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इन दोनों का काम बड़ा सिंपल था कि भाई हुतीज के खिलाफ लड़ना है और लड़ के हुतीज को खत्म करना है। अब हुतीज किसकी प्रॉक्सी है? ईरान की। ईरान ने हुतीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी मैदान यमन है, लड़ वहां पे ईरान और सऊदी और यूएई रहे थे। लेकिन इस बीच एक नई चीज आई। अगर आप मैप पे ध्यान से देखें तो यमन के ठीक नीचे से एक पतली सी पानी की लाइन आपको दिख रही होगी। और अगर आप इसको डिप्लोमेटिक तरीके से देखेंगे तो ये जो पतली सी पानी की लाइन है, ये बाकायदा एक ऐसा कनाल है जिससे यूरोप का 90% ट्रेड होता है। यानी इस कनाल पे जिसका कब्जा हो गया, इस पानी की लाइन पे जिसका कब्जा हो गया, वो पूरे यूरोप के व्यापार को कंट्रोल कर सकता है। ये चीज जैसे ही दुबई को पता चली, उसने एसटीसी से कहा कि भाई धीरे धीरे करके इस इलाके को कब्जा करो और एक दिन इस इलाके को हम यहाँ से काट के अलग कर देंगे और काटने के बाद इसको हम दुबई में मिला देंगे। और ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं, इस रीजन को
दुबई प्लान में था कि ये यमन अरब इमारात बना देता। यमन अरब इमारात यानी यमन की भी जमीन आ गई और इमारात की जमीन है ही, तो यमन अरब इमारात बन जाता। और जैसे ही ये बात सऊदी को पता चली तो सऊदी अपने जुगाड़ में लग गया कि भाई साहब अगर ये दुबई कंट्रोल कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उसने पीएलसी से कहा कि आप भी कुछ करो। पीएलसी कुछ कर नहीं पाया। इसी दौरान सऊदी अरब ने देखा कि दुबई पीएलसी के खिलाफ एसटीसी को भर भर के हथियार दे रहा। और जैसे ये बात पता चली, सऊदी अरब ने जब अपने सर्विलांस को एक्टिव किया तो पता चला कि जहाजों में भर भर के दुबई के फुजैरा पोर्ट से, जो यमन का मुकल्ला पोर्ट है, वहां पे हथियारों की सिप आ रही थी। उनका रडार सिस्टम बंद था, उनके जो सिग्नल्स थे वो जाम थे। तो सऊदी को लगा कि कुछ तो दाल में काला है। और इसी के बाद सऊदी अरब ने हमला किया, उस जहाज को डिस्ट्रॉय किया, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब ने हमला किया और पूरी जहाज को जला के खाक कर दिया। और साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम सौंपा है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर आपको यहां से भागना होगा। यानी दुबई की जो आर्मी है इस समय यमन के अंदर घुसी हुई है, यह भी कहा गया कि आप अपनी आर्मी लेके भागे। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद हम आप पे हमला कर देंगे। अब दुबई हालांकि नरम रुख अपना रहा है और नरम रुख अपनाने के बाद पीछे हट गया। लेकिन अब यहां पर तीसरी कहानी शुरू हो गई। हुतीज ने जब ये चीज नोटिस की, और बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई, उनको लग रहा है कि भाई ये सब तो इजराइल के खात्मे के लिए हो रहा, अब यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन साफ बात यह है कि हुतीज से ही लड़ रहे हैं। मेन दुश्मन इनका हुती ही, आपस में बड़े लड़ पड़े। लेकिन ये लड़ने गए थे, हुती थे। तो हुती ने जब ये बात सुनी तो हुती ने साफ तौर पे आज चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आज के बाद हमारे इलाके में कोई भी एयर स्ट्राइक की गई तो ये कंप्लीटली जंग होगी और हम अपने हथियारों का जखीरा खोलेंगे और सऊदी और दुबई पे पलट के वार करेंगे। यानी यमन के अंदर 3 बड़े ग्रुप, एसटीसी, पीएलसी और हुती, ये तीनों ही लड़ रहे हैं। तीनों को अलग अलग बैकिंग है। कहां से है आपको बता दिया। हुती को ईरान सपोर्ट करता है, साथ ही जो पीएलसी है उसको सऊदी अरब, और एसटीसी को, एचटीसी नहीं, वो तो सीरिया का है, याद रखिएगा, एसटीसी अंग्रेजी का एसटीसी जो है उसको अरब अमीरात यानी दुबई सपोर्ट करता। तो पूरी कहानी इतनी सी है कि इस पतली सी जो आपको पाइप की लाइन दिख रही होगी, पानी की लाइन दिख रही होगी, उस पर कंट्रोल करने की पूरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में अभी तक सऊदी अरब लीड बना चुका है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर इजराइल का भी सपोर्ट है, साथ ही अमेरिका का भी सपोर्ट है। और इन दोनों सपोर्ट के फायदे में ये हमले कर रहा है दोस्तों। तो जो लोग खुश हो रहे थे कि इससे यमन को फायदा होगा या फिर हुतीज को फायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जीतेगा वो हुतीज से लड़ाई जारी रखेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, हुतीज एक जगह से और भी कमजोर हो रहे हैं। दरअसल हुतीज की जो बैकिंग है वो ईरान से, इस बात को हम सभी जानते हैं। और इस समय ईरान के क्या सूरत हाल है वो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। ईरान के जो सूरत हाल है उसको आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चूंकि ईरान के अंदर लोग तो सड़कों पे थे, जो व्यापारी थे वो भी सड़कों पे थे, लेकिन अब स्टूडेंट, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो जो जेनजी प्रोटेस्ट होता है वो भी ईरान के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं जिसको आप देखिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस हिसाब से हजारों की तादाद में छात्र इस समय जो खामनेई की सरकार है उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आप एक बार वीडियो देखें। برای شکستن گردن اون مسئول مزدور بیشرف، اون مسئول بیشرف که 6 میلیارد ارز ما رو نمیره برگردونه. آقای اژه‌ای چی کار داری میکنی؟ این صدای بسیجی ایرانه. من میمیرم برای این خاک، من میمیرم برای جمهوری اسلامی. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग सड़कों पे उतरे हैं। और साथ ही जो खामनेई की अपोजिशन के लोग हैं, चाहे वो रेजा पहलवी हो चाहे जो हो, उसके सम्मान में कितने ये लोग आतुर हो चुके हैं। क्योंकि इनको लग रहा है कि जब खामनेई की सरकार जाएगी तो अमेरिका हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा देगा, अमेरिका हमारे ऊपर से पाबंदी हटा देगा, ईरान तरक्की करेगा। और इस वजह से अब खामनेई के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए हैं। और रेजा पहलवी जैसे लोगों का कैसे स्वागत हो रहा है उसका भी एक वीडियो आप देख लें।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान की आवाम भड़क चुकी है। भड़काने वाला कौन है मैंने आपको 2 दिन में डिटेल में बताया, आज उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बता इसलिए रहा था क्योंकि अब आप सोचिए कि IRGC हो गया, चाहे ईरान की खुद की सरकार हो गई, ये सब अपनी ही लड़ाई में अब इतने मस्त हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे, इनको अपनी सरकार बचानी है, अपनी जमीन बचानी है, तो ये हूती को सपोर्ट कैसे करेंगे। और जो सर्दर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है यानी STC, दुबई का जो सपोर्टर था वो तो मारा जा रहा। अब सऊदी अरब क्या करेगा कि वो चढ़ाई करेगा हूती पे, क्योंकि सऊदी और यमन की दुश्मनी बहुत पुरानी है और उस लड़ाई का फायदा साफ तौर पे अगर कोई उठाएगा तो इजराइल उठाएगा, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा अगर इस समय कोई दुश्मन है जिसको इजराइल हरा नहीं पाया तो वो हूती ही है। हमास को तो खत्म कर दिया, इस बात को आप एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि हमास की अब कोई टॉप लीडरशिप नहीं बची है और जब राजा ही नहीं है तो सिपाही चाहे जितना हो कोई खास मायना नहीं है। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह का है वो तो बेकार आदमी है, उसने तो 1 साल से मुंह में दही जमा लिया, एक शब्द उसने नहीं बोला तो वो भी बेकार है। अब बचा हूती को इधर ये सऊदी अरब से लड़वाएगा, सऊदी अरब को सपोर्ट करेगा, अमेरिका भी सपोर्ट करेगा और ऐसे हाल में हूती को भी खत्म करने का बहुत ही सीक्रेट प्लान इस समय इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब इन सब ने मिलकर तैयार कर रखा है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आपको दिख जाएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही बता रहा हूं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। ईरान की हालत इस समय बद से बदतर है। बांग्लादेश की आपको 2-4 खबरें बता देता हूं। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुआ वो आप खूब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मोदी सरकार नाराज थी, मोदी सरकार ने कसम खाई कि भाई साहब घुटनों पे लाके इनको छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे वहां पे। लेकिन एस जयशंकर साहब पहुंच गए खालिदा जिया के अंतरिम में, जो उनकी अंतिम संस्कार होना था, जो उनकी मिट्टी होनी थी, उसमें पहुंच गए एस जयशंकर साहब। पहुंचने के बाद अब ये बड़ा सवाल बनता है कि एस जयशंकर साहब वहां गए क्यों? भारत को बांग्लादेश की ऐसी क्या जरूरत है? तो यहां पे मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों देखे और दोनों आपको समझा देता हूं, क्योंकि ऐसे जजमेंटल होकर बातें बताना गलत होगा। पक्ष ये है कि भारत सरकार इस समय चाह रही है, ध्यान दीजिए, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, भारत सरकार इस समय चाह रही है कि हमें लाठी भी ना मारनी पड़े और सांप भी मर जाए। और उसका सही तरीका यह है कि मोहम्मद यूनुस को भगा दिया जाए कुर्सी से और खालिदा जिया के बेटे को कुर्सी पे बैठा दिया जाए। और जब खालिदा जिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर थे, उनके बेटे से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो बिना कुछ किए ही हम मोहम्मद यूनुस की वो हाल कर सकते हैं जिसके बारे में वो सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस मिलना है, पैसे खर्च करने हैं, अपने स्लीपर सेल को वहां एक्टिव करना है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को इस बार चुनाव में पटकनी दे देनी है। और खालिदा जिया के जो बेटे हैं जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो भारत को अगर उनका शुरू में सपोर्ट किया रहेगा तो ऐसे हाल में वो भारत का सपोर्ट करेंगे और उसका डायरेक्ट एडवांटेज हमें मिलेगा आने वाले टाइम में। ये बात हम खूब जानते हैं। पक्ष तो ये कहता है कि राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे भारत सरकार यानी मोदी सरकार मोहम्मद यूनुस को उखाड़ फेंकेगी और जो जो वहां गलत कर रहे थे उनको वहां की सरकार द्वारा सजा दिलवा दी जाएगी। विपक्ष ये कहता है कि जिस कान को हम यहां से डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस कान को हम यहां से पकड़ सकते हैं उसी कान को यहां से घुमा के यहां से पकड़ने का मतलब क्या है? अगर हम बांग्लादेश को खुद सामने से आके सबक सिखा सकते हैं, इससे पूरी दुनिया में नजीर जाएगी, तो हमें इतनी नौटंकी करने की जरूरत क्या है? दोनों ही चीजें मैंने आपको समझा दी, कौन सी बात आपको सही लग रही है आप बताइएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मोदी सरकार ने शुरू में दावा किया था कि किसी भी पड़ोसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमको आंख उठा के देख ले, चाइना को हम लाल आंखें दिखाएंगे और बांग्लादेश हमें धमका दे रहा, तो फिर सवाल तो यहां भी बनता है कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो? बहरहाल जो भी हो, चाहे डिप्लोमेटिक चाहे कूटनीतिक, काम हमारा हो जाए वही सही है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही। इधर चाइना ने भी बड़ी बोल दी। चाइना पिछले कई महीनों से इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का लगातार सपोर्ट कर रहा था, लगातार हथियार दिए, जेट दिए, यहां तक कि सोशल मीडिया की माने, और सोशल मीडिया तो कहना गलत होगा, इंटरनेशनल मीडिया की माने तो चाइना भारत के अंदर पाकिस्तान को हथियार देके मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा था, अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, जो चाइना पाकिस्तान को हथियार दे रहा था उस चाइना ने दावा कर दिया कि भाई साहब हमने ही सीज फायर करवाया। अब ये लो,
एक तो सफेद वाला था ही जो कह रहा था, एक ये भी आ गए ची चू चू, ये भी कहने लगे कि भाई साहब हमने करवाया सीज फायर। मतलब काम एक हुआ है, क्रेडिट लेने 5-6 लोग आ गए। और इसी दौरान भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा कि सीज फायर करवाने में ना अमेरिका आया और ना ही चाइना। भारत के डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने साफ तौर पे आपस में बैठ के बातचीत की और बातचीत करने के बाद आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड किया कि हमें सीज फायर करना है। तब तो सीज फायर हुआ, न चाइना आया न पाकिस्तान आया। बहरहाल पाकिस्तान के साथ मिलकर जब चाइना बड़ी बोल बोल ही रहा था तो भारत ने चाइना के ऊपर 12% टैरिफ ठोक दिया। आप सोचिए, पहली बार भारत ने कोई कड़ा कदम उठाया है कि 12% टैरिफ ठोका है, वो भी स्टील पे। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। हम ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार के साथ स्टील बेचते हैं, यानी जो हथियारों में स्टील यूज होते हैं वो हम ही बेचते हैं। और इस बीच खतरा ये था कि चाइना लगातार स्टील खरीद रहा था अलग अलग देशों से बुला के। भारत से नेपाल गया, नेपाल से चाइना, भारत से कहीं और गया, वहां से चाइना। तो इससे नुकसान ये है दोस्तों कि चाइना अगर स्टील की डंपिंग कर ले गया, यानी उसके पास मान के चलिए कि कई हजार टन स्टील पहुंच गया, तब जब वो मार्केट में अपना स्टील उतारेगा तो सस्ते दामों पे उतारेगा और इससे भारत की इकोनॉमी टूटेगी। और ये बात भारत सरकार जब भांपती है कि चाइना तो डंपिंग कर रहा है, तो उसने कहा ठीक है, 100 रुपए का था 112 रुपए का ब्लूटूथ, पहले हम पैसा कमाए फिर देखते हैं। और इसी के बाद अब रिपोर्ट ये है कि चाइना को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक बहुत बुरा खेला है। आप सोचिए, जो चीज़ आप 100 रुपए में खरीद के अपनी जेब में रख ले रहे थे, अब आपको 112 113 की मिलेगी, उसके ऊपर फिर और जीएसटी लगेगी, तो वो चीज़ आपको 150 की पड़ गई। और जब 150 की पड़ गई तब आप सोचिए कि आप जो 2 किलो ले सकते थे अब आप 1.5 किलो लेंगे, और ऐसे हाल में नुकसान आपका है। सेम पॉलिसी भारत ने अपनाई और उसका क्या रिजल्ट है आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। खैर, इधर ईरान की हालत खराब है, तो आज गाजा के बारे में क्या बात की जाए, क्योंकि गाजा को बचाने के लिए जो फंड देता था वो ईरान ही था। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और आज आपको मैंने कम खबरें भी बताई, उसके पीछे मैंने वजह बताई कि यार आज पहला दिन है, क्या बताऊं कि गाजा में क्या होगा, शाम को जरूर बताऊंगा। तो ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।